नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 29 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? या निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत वन भूमि पर आश्रितों को 4 हेक्टेयर तक की अधिकतम भूमि दी जा सकती है। बिल्कुल सही है। ये जनजाति एवं गैर जनजाति दोनों को भूमि अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही। इसमें प्रावधान है कि जो भी 2005 दिसंबर के दौरान जो भी जनजातियाँ रही सबको वन अधिकार दिया जाएगा। साथ ही जो गैर जनजातियाँ हैं उनको भी, अगर वो 75 वर्ष से पिछले 75 वर्ष से उस पर आश्रित है तो उनको भी अधिकार दिया जाएगा, अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की भूमि। ग्राम सभा ना कि ग्राम पंचायत के सुझाव पर ब्लॉक तत्पश्चात जिला स्तर की समिति द्वारा भू अधिकार प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है। यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको अंतर स्पष्ट करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। इस भूमि को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबेस कार्पस की शक्ति न्यायपालिका को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान की गई है कि जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी कर सकते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के क्या कार्य हैं? प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। भ्रष्ट आचरण, प्रेस में भ्रष्ट आचरण को रोकना, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही है, तो यानी सी विकल्प हमारा सही जाता है। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ पर है? ये जोधपुर राजस्थान में है। ये तो हमारा था कल के न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्नों का डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ है, वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व एलएसी इशूज पीसफुली सेज एमईए। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय ने हमारे जारी किया है, उसमें बोला है ये कि हमें किसी दूसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। मध्यस्थता कौन कर रहा था? यूएसए ने मध्यस्थता की बात की थी। हमें किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, हम बात कर रहे हैं और हम जो है इस मामले को चाइना से बात करके बायलैटरल सुलझा लेंगे। और जब एक प्रश्न पूछा गया कि अभी जो क्या चाइनीज जो है सैनिक भारत के अधिकृत क्षेत्र में आए हैं, जैसे गलवान घाटी में कुछ भारतीय क्षेत्र में चाइनीज घुस आए हैं, मतलब वो भारत पेट्रोलिंग, जो यहाँ पे भारत पेट्रोलिंग करता है वहाँ पर वो आके अपना कब्जा किए हैं, तो उस पर कोई स्पष्ट नहीं दिया है। एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे बन सकता है निम्न में से कौन से स्थान भारत चीन विवाद से संबंधित है? तो गलवान घाटी आपका हो जाता है, पेंगोंग सो लेक हो जाता है आपका, और आपका देमचोक विलेज हो जाता है, और नाकुला। ये चारों अभी जहाँ पे गतिरोध था, यह चारों से संबंधित है। अगली न्यूज है, सेंटर रिव्यू सिचुएशन इन 13 रीजन्स हिट हार्ड बाय वायरस। तो जो भी कोरोना वायरस से 13 जो गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी सिचुएशन रिव्यू कर रहा है सेंटर, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज है, डोंट चार्ज माइग्रेंट्स बस ऑन ट्रेन फेयर से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं उनसे बस या ट्रेन का किराया ना लिया जाए। अगली न्यूज, सिक्योरिटी फोर्सेस अवॉइड कार बॉम्बिंग इन पुलवामा। तो पुलवामा में एक कार बॉम्बिंग प्लान की गई थी जिसमें 40 किलोग्राम एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ रखा गया था, जिसको सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है और उसको जो है उस बॉम्बिंग को, जो बॉम्बिंग प्लानिंग थी उसको जो है नाकाम कर दिया है। पिछले वर्ष जो है 14 फरवरी को 2019 में एक ऐसी कार बॉम्बिंग हुई थी जिसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे। तो ऐसी दूसरी घटना ना हो उसको जो है इन्होंने विफल कर दिया है। तो बड़ी अच्छी खबर है ये तो हमारे लिए। कैपिटल रिकॉर्ड्स 1024 कोविड-19 केसेज इन अ डे। तो दिल्ली में 1024 केसेज के एक ही दिन में आए हैं कल, तो ये अभी तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी रही है। अगली जो, ट्रेड कंजम्पशन ऑफ लिक्विड नॉट अ फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट टेल्स हाई कोर्ट। तो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को बताया है, जैसे एक याचिका दायर की गई कि बताया गया कि 70% कोरोना फीस लगा दी गई है, उसमें जो है लिक्कर्स पे, शराब पे 70% कोरोना फीस लगाई गई है। तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा भाई जो है हाई कोर्ट में अपील की कि देखिए ये तो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने के बाद इतनी महंगा कर देंगे तो कौन खरीदारी करेगा, हमारी विक्रय जो है प्रभावित होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ट्रेड और कंजम्पशन ऑफ लिक्कर फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इससे हमें एक जो है एक ये सीख मिलती है, हमें जानेंगे कि जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1)(g) में व्यवसाय का अधिकार तो है, लेकिन उस पर एक प्रतिबंध भी है कि आप शराब या कोई भी नशीले पदार्थों में व्यवसाय का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, 19(1)(g) में है, इसको आप देख लीजिएगा। और अगली न्यूज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लाइकली टू स्टार्ट ऑन June 8। तो 8 जून से लगभग संभावना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, दिल्ली DCW स्टॉप चाइल्ड मैरिज रजिस्टर्स केस। तो जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है उसने एक जो है बाल विवाह को वो बोला है, बाल विवाह को जो है वो किया है। तो बाल विवाह एक अपराध है हमारे यहाँ उसमें, यानी बाल विवाह क्या है, यानी कि कोई भी यदि जो है महिला 18 वर्ष से कम और पुरुष 21 वर्ष से कम है, अगर इनकी शादी होती है तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम हमारे यहाँ पर है।
स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू डील विथ पॉसिबल लोकस्ट अटैक गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो है जो लोकस्ट टिड्डों के अटैक से बचने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाए। तो टिड्डे इस समय काफ़ी प्रभावी हो चुके हैं। कल हमने बात भी की थी, टिड्डा जो है चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान में है। रिलीज मलेशियंस कनेक्टेड टू निजामुद्दीन इवेंट। तो जो निजामुद्दीन दरगाह पर तबलीगी जमात की वो हुई थी, समिति हुई थी, वहाँ पर कुछ मलेशिया के नागरिक भी आए हुए हैं, और जो भी विदेशी नागरिक हमने बात किया था कल 90 से ज़्यादा उन पर केस भी फाइल किए गए हैं। तो अभी वो भारत में ही हैं, उनको भी विदेश उनके देश वापस नहीं भेजा गया जो मलेशिया से लोग आए हैं। तो मलेशिया के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने जो यहाँ के दिल्ली के एलजी से रिक्वेस्ट की है कि उनको वापस भेज दिया जाए। तो मलेशिया कहाँ है ये आपको मानचित्र में देखना है। ये आसियान संगठन का वो है और साउथ ईस्ट कंट्री है ये, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य में है। फ्लड वाटर्स रिसीड इन असम टू मोल्डाई। तो जैसे कि हमने बात किया था असम में बाढ़ आई है और अभी वो बाढ़ वापस मतलब बाढ़ का वो प्रभाव कम हो रहा है। तो 2 लोगों की और मृत्यु हुई। तो बाढ़ क्यों आई, हमने बात की थी कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज़्यादा मिट्टी बहा कर लाती है और जिससे उसका निक्षेप करती है और उसका वो वाइड एरिया को कवर करते हुए जाती है, तो इससे बाढ़ आती है ये चीज़। और उसके अलावा अब मानसून सीजन भी है और गर्मी जैसे बढ़ रही है तो जो हिमालय पर जो बर्फ़ है वो भी पिघल के उसके वाटर वॉल्यूम बढ़ा रही है। अगली न्यूज है, हाई कोर्ट डायरेक्ट्स रजिस्ट्रार जनरल टू जज टू पार्टीज इन प्ली टू कन्वर्ट कोल्हापुर कोर्ट इन हॉस्पिटल। तो एक PIL फाइल की गई है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में। PIL क्या है, हमने डिस्कस किया था कल भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपका एक इंडिया की अनोखी जो है शुरुआत है जिसको मुख्यतः USA से प्रेरित होकर किया गया था। तो सबसे पहले PIL जो था, PIL की जन्मदाता कौन है, PN भगवती हैं। तो PIL का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी मामला, कोई व्यक्ति है जिससे मामला संबंधित नहीं है वो भी, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पब्लिक के आम जनमानस के हित में कोई भी व्यक्ति अगर कोई मुद्दा जो है हाई कोर्ट को वो मतलब फाइल करता है केस, तो उसे PIL बोलते हैं। तो एक PIL फाइल की गई है, उसमें बोला गया ये एक व्यक्ति के द्वारा, दिलीप देसाई जी उनका नाम है, दिलीप देसाई ने एक PIL फाइल की है। इन्होंने कहा है कि जो है कोल्हापुर में केवल एक ही जिला अस्पताल है और यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कोविड के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। तो जो निकटतम जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट वो है कोर्ट है, तो ये पुराना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको हॉस्पिटल फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वही बात की है इसमें कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर निर्णय लेने के लिए जो समिति बनाई जाएगी, जो भी निर्णय लेंगे उसमें रजिस्ट्रार जनरल जज भी होंगे इस जो है याचिका को, कि कोल्हापुर कोर्ट को कन्वर्ट किया जाए कि ना कन्वर्ट किया जाए हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हमें जानना क्या है, PIL क्या है। PIL की जन्मदाता PN भगवती है। PIL को जो व्यक्ति का मामला संदर्भित नहीं है वो भी केस फाइल कर सकता है। जैसे कि उदाहरण एक लेते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो मैं जाकर एक PIL फाइल कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि भाई देखिए इस पर कुछ जो है कदम उठाया जाए। तो यानी कि प्रदूषण तो केवल मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, तो लेकिन ये PIL के अंतर्गत किया जाएगा। और PIL में एक विशेष बात और है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी हैं वो स्वतः संज्ञान मिल सकते हैं, यानी कोई फाइल ना करे केस तब भी वो किसी मामले को PIL के अंतर्गत उसको सुनवाई कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इन बॉर्डर एरियाज टू कंटिन्यू। तो बॉर्डर एरियाज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य है वो जारी रहेगा। देखिए जो भारत चीन सीमा विवाद का जड़ है ये भी कहीं ना कहीं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, क्योंकि देखिए चीन जो है, भारत चीन की सीमा तक जो चीन की तरफ है उन्होंने अपने बॉर्डर तक रोड बना लिए हैं ताकि अगर कोई भी सिचुएशंस कभी भी ख़राब होती हैं तो जल्दी से जल्दी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाए। लेकिन हमारी तरफ जो बॉर्डर था वहाँ पर हमारे बॉर्डर तक के रोड नहीं है, तो अभी भारत ने इसको सचेत होते हुए ये सारे काम बॉर्डर पे जो रोड बनाने का कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कार्य, ताकि किसी विशेष परिस्थिति में जल्दी से जल्दी अपनी सेनाओं को उचित स्थान पर पहुँचा सके, तो ये हम कर रहे थे। तो जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य कर रहे थे, इसी से सतर्क होते हुए चाइना ने अब विरोध जताया है और उसी का रीज़न है कि आज जो है भारत चीन सीमा बीच में गतिरोध है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य जो है बॉर्डर पे वो नहीं रुकेगा, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे, ये बताई गई है। अगली जो ब्लैंकेट बैन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी TTD। तो जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, जो आपका कहते हैं तिरुपति मंदिर यानी लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर है, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों के बीच में, जो भगवान विष्णु के अवतार है लॉर्ड वेंकटेश्वर, उनके मंदिर का जो संस्थान संचालित करता है उसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD कहते हैं। इस बोर्ड ने सोचा था, निर्णय लिया था कि कुछ जो नॉन यील्डिंग एसेट्स हैं, जो ऐसी एसेट्स हैं जो कोई फ़ायदा नहीं दे रही संस्थान को, उसको बेच दिया जाए
तो अभी उस पर काफ़ी जो है मतलब विपक्ष ने और भी काफ़ी लोगों ने आपत्ति जताई है। तो इन्होंने कहा है हम बैन करते हैं, यानी ब्लैंकेट बैन लगाते हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, ये अभी निर्णय लिया है। तो यहाँ पे जो है लॉर्ड वेंकटेश्वर कौन है, तिरुपति मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ये चीज़ हमको जानने की आवश्यकता है। टिपलस रिफ्यूज टू रेज अ टोस्ट टू वर्चुअल क्यू ऐप। तो जो भी शराब के कंजम्पशन करता है, जो भी शराब जो है पीने वाले हैं, तो केरला में एक जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, बेवक्यू, बेवरेजेस क्यू इसको फुल फॉर्म है। बेवक्यू मतलब जैसे जो भी शराब को खरीदने लोग जाते हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके, इसके लिए एक एप्लीकेशन जो है बनाया गया, जिसमें टोकन जनरेट होगा। उस टोकन के हिसाब से जब आपका नंबर आएगा तब आप उसको लेने जाएंगे। तो लेकिन उसमें थोड़ी समस्याएं आ रही शुरुआत में, तो ये बात है हमको यहाँ पर जानना क्या है, बेवक्यू क्या है। केरला में एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जो शराब की खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके, उसमें हेल्प करता है। अगली न्यूज, लियोपार्ड एंड रैम्पेज कॉट बट डाइज ऑन अ वे टू नेहरू जू। तो एक लियोपार्ड, एक तेंदुआ था, वो जो काफ़ी हिंसात्मक गतिविधि कर रहा था, मतलब हिंसात्मक रूप में आ चुका था। तो उसको जो है पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था फॉरेस्ट ऑफिसर के द्वारा। तो उसको पकड़ने के दौरान उसे मिसट्रीटमेंट किया जाए, अच्छे से नहीं पकड़ा गया उसे। जैसे कि मतलब आप उसको पकड़ने गए तो उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद एक स्ट्रेचर होना चाहिए, स्ट्रेचर पर लिटा के उसको ले जाना चाहिए, लेकिन उसको लोग जो है मतलब बेहोश करने के बाद घसीट के पूंछ से पकड़ के, पैर से पकड़ घसीट के ले गए। तो जिसके बाद में वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ इसमें जाहिर हुई। तो वो नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, हैदराबाद में है, वहाँ पर ले जाया गया था उसको। तो वहाँ पर ले जाया गया, लेकिन उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न उठता है कि जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो कैसे डील करते हैं, उनका तरीका सही नहीं है। तो इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है। और एक चीज़ हम और इससे संबंधित डिस्कस कर सकते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। तो ये क्या है, जो भी हमारे पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में जो भी जितने जू हैं सारे को मैनेज करती है, या फिर सबके लिए रेगुलेशन गाइडलाइन करती है। इसके अध्यक्ष चेयरमैन जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसको किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे बनाया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री, ये हमने सीखा। अब अगली न्यूज है आपकी, इंडिया वैक्सीन ट्रायल्स लाइकली इन अक्टूबर। तो इंडिया में जो भी वैक्सीन बन रही है उनका ट्रायल संभवतः अक्टूबर में होगा, ये बताया गया। किसके द्वारा, के विजय राघवन। के विजय राघवन कौन है, हमारे जो है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं वो के विजय राघवन हैं। और उसके बाद नीति आयोग के सदस्य जो वीके पॉल है, उन्होंने भी कहा है कि लगभग 6 प्रॉमिसिंग वैक्सीन डेवलप की जा रही है इंडिया में। तो नीति आयोग क्या है, हमने बात किया है, ये आपका एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब कोई भी मुद्दा, जो भी ज्वलनशील मुद्दा है उस पर क्या विचार किया जाए, क्या नीतियाँ बनाई जाए। नीति आयोग मतलब नीतियाँ बनाने का एक थिंक टैंक, ये चीज़ समझिए। तो नीति आयोग के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, चेयरमैन आपके हैं, इस चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। CEO कौन है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कुछ 2-3 सदस्य उनको भी, तो इनको आपको जानने की आवश्यकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। एक इससे संबंधित और जो चर्चा में काफ़ी रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के साथ कोलैबोरेशन की बात की थी, काफ़ी चर्चा में रहा है, ये पूछा जा सकता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगली न्यूज, इंडिया सेज ओपन टू डायलॉग विद नेपाल टाइज एंड अपस्ट्रीम। तो जो इंडिया है उसने कहा है कि हम नेपाल से बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए एकदम तैयार हैं, और हम हमारे रिश्ते फिर से नए मतलब शुरुआत नया है, हम लेंगे उसको, हम रिश्तों को सुधारेंगे। NIA शिफ्टेड इन नौलखा इन हेस्ट सेज हाई कोर्ट। तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि जो गौतम नौलखा है, जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके महाराष्ट्र में एक केस हुआ था, आप जैसे कि जानते हो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट, तो उसमें उनको गौतम नौलखा को उसी मामले संबंध में गिरफ्तार किया गया है। तो NIA ने गिरफ्तार किया। NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA क्या है, इसको हम जानेंगे। तो जब हमारा 26/11 अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद ही कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को जो है, उसके बाद इसका गठन हुआ था कि कोई भी आतंकवादी गतिविधियाँ या फिर उनसे मामलों को डील करने के लिए तो NIA का गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या करती है कि आतंकवादी संगठन संबंधी या कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर जो ग्रेव सिचुएशन कर सकते हो सिक्योरिटी ऑफ कंट्री के लिए, तो उस मामलों को ये इन्वेस्टिगेट करेगी। तो NIA में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, उस अमेंडमेंट को भी है आपको ध्यान देना है। अमेंडमेंट में क्या था, विशेष बात है, जैसे कि उसमें कुछ चीज़ें इस तरह जोड़ी गई थी, NIA को अधिकार दिया गया है कि किसी भारत के बाहर भी जाकर वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जैसे कि अभी जो श्रीलंका में पिछले वर्ष आपका जो है उस समय ईस्टर डे अटैक हुआ था, उसमें भी NIA ने गया था, NIA ने कोलैबोरेट किया था, गई थी वहाँ पर जाँच करने। और क्या बात जुड़ी गई है,
एनआईए को अब जो है प्रॉपर्टी सीजर का भी अधिकार दिया गया है। पहले क्या आता था, जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है एनआईए के द्वारा, अगर उसकी संबंधित कोई प्रॉपर्टी है, उसको सीज करने से पहले वह उस प्रदेश के डीजीपी से आदेश लेना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। तो ये कुछ आपके अमेंडमेंट थे एनआईए में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज, साइटिंग स्वाइन फीवर, चाइना बैन्स पॉर्क इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो जो सुअर का मीट है उसे पॉर्क बोलते हैं। तो चाइना में हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, यानी चाइना हमसे सुअर का मीट खरीदता था, लेकिन अभी देखिए उसको उन्होंने बैन कर दिया है। किस लिए बोला है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर हमने बात की थी, असम में फैला है, सुअरों में हो रहा था। तो ये बोला कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से हम सुअरों का इम्पोर्ट, सुअर का मांस का जो है इम्पोर्ट, उसको हम बैन करते हैं। लेकिन जो वहाँ की स्टेट मीडिया है चाइना की, उन्होंने बताया है कि जो बॉर्डर पे तनाव हो रहा है उसकी वजह से, तो यानी कि जो है नॉन टैरिफ बैरियर लगा रही है। देखिए भारत चीन सीमा के जो तनाव काफ़ी आप जानते ही हैं, तो जब इंपोर्ट करना बंद कर देगा तो भारत को कुछ आर्थिक नुकसान होगा। भाई जो एक्सपोर्ट करता था भारत, तो उसे पैसा मिलेगा। अब चाइना ने उसको बहाना बता दिया है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का, कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैला है इसलिए हम जो है सुअर का मीट नहीं इम्पोर्ट करेंगे। अब इससे भारत को आर्थिक नुकसान होगा। तो ये कहीं ना कहीं चाइना की नीति है। तो ये चीज़ हमने देखा। अब अगली न्यूज जो इससे संबंधित है, अगली न्यूज हमारी है पीएम केयर्स ग्रांट मेघ्र से जयराम। तो जयराम रमेश जो हमारे जो विपक्ष के नेता, विपक्ष में एक नेता है कांग्रेस के, तो इन्होंने कहा है पीएम केयर्स जो फंड है वो बहुत थोड़ी हेल्प करने में सक्षम रहा है। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म हम जान लेंगे क्या है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस ऑफ रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो ये पीएम केयर्स का फुल फॉर्म है। एनएचआरसी इशूज नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन माइग्रेंट डेथ्स। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने जो है जो भी प्रवासियों की मृत्यु हुई है उन पर जो है नोटिस जारी किया है गवर्नमेंट को। एनएचआरसी हम जानेंगे क्या है। एनएचआरसी एक संस्थान है जो भी मानवाधिकार उल्लंघनों संबंधित मामलों को डील करता है। एनएचआरसी के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? एचएल दत्तू हैं, जो कि हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। एनएचआरसी में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और अमेंडमेंट के बाद वर्तमान स्थिति क्या है हम देखेंगे। तो एनआरसी के चेयरमैन कौन हो सकते हैं? अभी और एनएचआरसी के चेयरमैन आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का आम जज हो सकता है। उसके साथ ही पहले 2 एक्स्ट्रा सदस्यों को जो है जोड़ने की बात की जा रही थी, जिसको बढ़ा के अब 3 सदस्य कर दिए गए हैं, और 3 जो अतिरिक्त सदस्य रहेंगे जिनको मानवाधिकार संबंधी विशेषज्ञ रहेंगे, उनमें एक महिला का होना आवश्यक है। और जो भी जैसे आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय SC/ST आयोग, ऐसे आयोगों के जो अध्यक्ष है वो भी पदेन सदस्य होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो ये सब कुछ संशोधन किए गए थे एनएचआरसी में, इनको आपको ध्यान देना है। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है आपकी, ड्रोन्स डिप्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग लोकस्ट। तो जो भी टिड्डों का अटैक हो रहा है, टिड्डों का अटैक हमने बात किया था किस तरह से फार्मर्स को जो है कृषि को बहुत गंभीर तरह से प्रभावित कर सकते हैं। तो टिड्डों को अटैक से निपटने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है। ड्रोन्स के माध्यम से उन पर पेस्टिसाइड छिड़का जाएगा जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। नाउ गेट पैन अलॉटमेंट थ्रू योर आधार। तो अभी जैसे कि पिछले 2020 के बजट के भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हम पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर देंगे, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति के पास यदि केवल अगर आधार नंबर है और एक मोबाइल नंबर है तो उसी के माध्यम से तत्काल 10 मिनट के अंदर पैन जनरेट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट नंबर जो होता है आपका, जो पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड 10 मिनट में बन जाएगा, ये बात बताई गई है। अगली न्यूज है स्क्रैपिंग ऑफ आरबीआई बॉन्ड्स अब्लो टू पीपल से चिदम्बरम। चिदम्बरम ने कहा है कि आरबीआई बॉन्ड को जो व्यवस्था है उसको खत्म करने से काफ़ी लोगों को नुकसान होगा। तो आरबीआई बॉन्ड क्या है ये हम क्या जानेंगे। तो जैसे आरबीआई एक बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जैसे कि आप समझिए आरबीआई एक बॉन्ड जारी करती है जिसपे 7.75% इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। तो लोग जो है, जैसे आरबीआई बॉन्ड का महत्व क्या है कि जैसे वर्तमान में आप समझिए कोरोना से लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, उनको अर्थव्यवस्था पर भी विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा है। उनको लग रहा है भाई कि हम किस में इन्वेस्ट करें, कहाँ हमारा पैसा सुरक्षित है, कहाँ नहीं सुरक्षित है। तो आरबीआई जो है देश की सर्वोच्च जो है बैंकिंग संबंधित संस्थान है, तो आरबीआई पर विश्वास सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए उस लोग चाहेंगे आरबीआई के पास जो पैसा विश्वास जमा किया है उस पर सबसे ज़्यादा उनको विश्वास होगा। तो आरबीआई बॉन्ड का मतलब क्या है? ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया है, आरबीआई बॉन्ड को जो व्यवस्था खत्म कर दिया है। तो पी चिदम्बरम जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, तो उन्होंने इसकी आलोचना की है।
अगली न्यूज़ है लॉकडाउन हिट एक्सेस टू सैनिटरी हाइजीन। तो लॉकडाउन की वजह से जो भी हमारे सैनिटरी हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं उनको एसेस करने में समस्या हो रही है। सैनिटरी हाइजीन जैसे कि आपको सैनिटरी पैड्स होते हैं, बच्चों के हगीज़ होते हैं, यानी जो भी साफ सफाई रखने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी एसेसिबिलिटी काफ़ी प्रभावित हुई, ये बताया जा रहा है। हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा कोर्ट्स चैलेंज्ड। तो हरियाणा कोर्ट में जो है हरियाणा सरकार ने एक बदलाव लाया है कि हरियाणा कोर्ट में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो केवल हिंदी होगी, यानी हिंदी में केवल सारे कामकाज होंगे हरियाणा के न्यायालयों में। तो इससे कुछ लॉयर्स ने इस पर आपत्ति जताई है, कहा है कि भाई जो लोग हिंदी को फ्लुएंटली नहीं बोल सकते हैं या जो लोग हिंदी में निपुण नहीं हैं उनके लिए तो बड़ी समस्या की बात होगी, ये बात कही गई है। तो हम यहाँ पर जानेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात। देखिए हमारे संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची के तहत वर्णित किया गया है 22 भाषाओं को। तो इन 22 भाषाओं में कौन कौन सी हैं आपको ध्यान देना है, कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश हमारी शुरुआत के 15 वर्षों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई थी और तब तक उसके बाद प्रयास किया गया था कि हिंदी को बनाया जाए। लेकिन चूँकि हिंदी पूरे राष्ट्र भर में नहीं बोली जाती, जैसे कि आप समझिए दक्षिणी देशों में हिंदी नहीं बोली जाती है उतना प्रभावी रूप से, और नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी उतना प्रभावी नहीं है। तो जबकि इंग्लिश आपका कॉमन लैंग्वेज है, तो इंग्लिश जो 15 वर्षों के लिए रखी गई थी लेकिन वर्तमान में भी इसको जारी रखा गया है। तो इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और राज्यों को अधिकार है इंग्लिश के साथ साथ किसी अन्य भाषा को भी वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। तो 8th शेड्यूल और 22 लैंग्वेज जो उसमें मेंशन्ड है उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर जो अंतर्राष्ट्रीय जगत से, चाइना पासिस कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ। तो चीन ने जो हांगकांग की सुरक्षा संबंधित कानून थे उसको पास कर दिया है। हम जो पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब चीन को अधिकार होगा कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी लॉज है हांगकांग संबंधित उन पे वो कानून बना सकती है। कहने का मतलब हांगकांग पे वो और अच्छे से अपना शिकंजा कर सकती है, हांगकांग पे उनकी पकड़ मजबूत होगी। तो इसके प्रत्युत्तर में यूएस हाउस पासिस उइगर राइट्स बिल। तो उइगर मुस्लिम जो है कौन है हम जानेंगे पहले। उइगर मुस्लिम जो चीन के एक राज्य में रहने वाले मुस्लिम हैं, चीन में जो मुस्लिम जनसंख्या रहती है उन्हें उइगर मुस्लिम्स कहते हैं। तो उन पे काफ़ी जो है उन पे शोषण किया गया चीन के द्वारा, काफ़ी उन पे धार्मिक प्रतिबंध लगाया गया। तो यूएसए ने एक बिल पास किया है, उसने कहा है कि जो भी चीन में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल उइगर मुस्लिम के शोषण के लिए, उन पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये बिल पास कर दिया यूएस के हाउस ने, अब प्रेसिडेंट को साइन करने की बाकी है। तो ये एक तरह से चीन का मतलब प्रत्युत्तर के रूप में उसे यूएसए ने बोला है। ट्रंप ऑर्डर टू टारगेट सोशल मीडिया। तो जैसे ट्रंप जो है सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, कैसे? तो ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, तो 2 ट्वीट जो ट्विटर ने चेक किया तो गलत ट्वीट यानी कि फेक न्यूज़ ट्वीट की था ट्रंप ने। तो उसके बाद ट्विटर ने अलर्ट किया फेक न्यूज़। तो ट्रंप इससे नाराज़ होकर अब एक ऑर्डर पास करने वाले हैं जो सोशल मीडिया को टारगेट करके रहेगा। देखते हैं अभी ऑर्डर में क्या रहेगा। पाक यूजेज मिलिट्री ट्रैकिंग टेक्निक टू लोकेट वायरस पेशेंट्स। तो जो वहाँ पे कोविड-19 संबंधित पेशेंट्स हैं उनको लोकेट करने के लिए आईएसआई की जो टेक्निक है उसको प्रयोग कर रहे हैं। उसमें जैसे आपका जियो फेंसिंग हो गया और फ़ोन मॉनिटरिंग की व्यवस्था, यानी कि फ़ोन नंबर सबका कलेक्ट करके सब चीज़, यानी कि वो कोविड पेशेंट्स को ट्रैक करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए वो आईएसआई जो वहाँ की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो सीक्रेट एजेंसी, उसका वो हेल्प लेंगे। रवांडन जेनोसाइड सस्पेक्ट सेट टू बी ट्राइड। तो जो रवांडा में जो जेनोसाइड हुई थी, जो बहुत लार्ज स्केल पे जेनोसाइड हुई थी, उसके जो मेन उसके कारक हैं उन पे केस चलने की संभावना है। तो 1994 में रवांडा एक देश है अफ्रीका में, वहाँ पर लगभग बहुत बड़े स्केल पे जातिगत हत्या हुई थी जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो रवांडन जेनोसाइड हिस्ट्री में बहुत बड़ा काला दिन माना जाता है। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है 14 अफगान ऑफिसर्स किल्स इन तालिबान अटैक। तो जैसे कि जानते हैं तालिबान और अफगान की सरकार थी, उसमें ईद के दिन के लिए 3 दिन के लिए सीज फायर एग्रीमेंट्स जो है साइन हुआ था। जैसे ही 3 दिन का सीज फायर एग्रीमेंट शांत हुआ तो 14 अफगान अधिकारियों को तालिबान ने हमले में मार दिया है। तो वहाँ पे फिर शांति के लिए एक समस्या आई है। अगली जो खबर है हमारी आर्थिक जगत से है, गूगल आइंग 5% वोडा आइडिया स्टेक। तो जैसे कि जानते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म पे फेसबुक ने लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसके बाद अब गूगल जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है उसमें 5% शेयर खरीदने की चाह में है। तो ये चीज़ देखेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गूगल का
मार्केट रीच बहुत बड़ा है। जैसे इतने कंज्यूमर्स हैं, गूगल आप जानते हैं लगभग वो पूरा विश्व यूज कर रहा है, तो इतना रीच है। जब वोडाफोन आइडिया से वो दोनों मिल जाएंगे तो गूगल की मार्केट और वोडाफोन की स्किल दोनों मिल जाएंगे, तो ये एक जो है नया क्रिएटिव बिजनेस हो सकता है। तो इसलिए जैसे कि फेसबुक ने जियो में किया है, वैसे गूगल ने वोडाफोन आइडिया में किया है, तो ये बदलाव है। पैरासीटामॉल एपीआई एक्सपोर्ट टू रिज्यूम। तो पैरासीटामॉल जो होती है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से प्रयोग करने वाली दवा है, उसका जो एक्सपोर्ट था, अभी जो कोरोना स्टार्ट हुआ था उसको कोरोना बीमारी को देखते हुए एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। हो सकता है भविष्य में भारत को और आवश्यकता हो पैरासीटामॉल की, तो हम इस समय एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लेकिन अब उसको एक्सपोर्ट को हटा दिया गया है कि हम किसी भी देश को अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं पैरासीटामॉल का एपीआई। अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, एफडीआई राइजेज 13% टू $50 बिलियन, हाईएस्ट फ्लो इनटू सर्विसेज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, आपको गंभीर रूप से इसको ध्यान देना है। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमारे यहाँ सीधे रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है। तो वो पिछले वर्ष 2019-20 में 13% से बढ़ोतरी हुई है एफडीआई में, जो अब पहुँच के $50 बिलियन हो गया है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी मुख्यतः आपका कृषि आधारित होता है, सेकेंडरी आपका उत्पादन संबंधी होता है, जो तृतीय क्षेत्र होता है आपका सेवा संबंधित होता है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारा सेवा क्षेत्र में आया है। और जो सबसे बड़ी जानने वाली चीज़ है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई का बड़ा सोर्स कौन सा रहा है? सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ आया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ आया है, उसके बाद मॉरिशस दूसरा देश रहा है। तो एफडीआई में 2019-20 में 13% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो अभी $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। सबसे बड़ा स्रोत हमारा एफडीआई का सिंगापुर रहा है। इतना हमने जाना इसके संबंधित न्यूज़ में। अब अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, असम यूनिवर्सिटी डेवलप्स फंगल पाउडर टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, बोडोलैंड विश्वविद्यालय है असम में, उसने एक फंगल पाउडर डेवलप किया है जिसके कंजम्पशन से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होगी। तो ये बात कही गई थी। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित प्रश्नों पे चलेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं, हम देखते हैं। एनएचआरसी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग या महिला आयोग या जनजातीय आयोग आदि के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो आपको सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है, 1 2 3, 3 और 4, 2 3 4 उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सरकारी नीतियों की आलोचना, एनजीओ चलाना, शराब के व्यवसाय की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म में आस्था रखना। 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? डोगरी, तुलु, मैथिली, उर्दू। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।